हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा IAS HCS अकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। फ्रॉम कुष्मांडा एजुकेशन। आज मैं अपने इंटरव्यू में आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूँ जो अभी हाल ही में हुए HCS एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है डॉक्टर अनिल बिडान जो नरवाना से बिलोंग करते हैं। तो डॉक्टर अनिल बिडान, आप अपनी शिक्षा और बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आपके सिलेक्शन जो हुआ है उसमें आपने कितना अपना योगदान दिया है मेहनत करने में? मैडम, myself Dr. Anil Kumar Bidan from Narwana. I am working as a veterinary surgeon presently in district Kurukshetra. अगर मैं बात करूं कि मेरे बारे में कि जो सिलेक्शन हुआ है उसमें कितना योगदान है या किस किस को उसका श्रेय जाता है, तो मैं जैसे कि आपने बताया कि मैं नरवाना से हूं और प्रेजेंटली वेटरनरी सर्जन के पद पर कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूं। तो मैं श्रेय देना चाहूंगा सबसे पहले तो मेरे स्वर्गीय पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको, उनकी कड़ी मेहनत को, मेरे ऊपर जितना भी उन्होंने उपकार किया, क्योंकि एक बच्चे के लिए माँ और बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। और दूसरा मैं श्रेय देना चाहूंगा कि मेरी माता जी जो ओमपति जी है उनको, और तीसरा जो पत्नी है सिमरन, बेटा है अभिमन्यु, मेरा भाई है सन्नी, उसको, और मेरी बहनों को और उनके सभी परिवारों को। और उसके अलावा जो गुरुजन का स्थान है वो उनसे कहीं ऊपर है और कहीं ऊपर है। क्योंकि जो फर्स्ट एजुकेशन होती है, कहते हैं कि परिवार से चलती है, लेकिन जो एक फॉर्मल एजुकेशन होती है इंसान की वो स्कूल में ही होती है, और जिनमें कि गुरुओं का स्थान हमेशा सर्वोपरि रहा है। तो मेरी SD स्कूल जैसे कि जो कैनाल रोड में है नरवाना में, तो उनके गुरुजनों का मैं हार्दिक दिल से आज के दिन मैं उनको बहुत बहुत ही मेरी सफलता का श्रेय उनको देना चाहूंगा। उसके बाद जैसे मेरी जो ग्रेजुएशन है HAU हिसार से हुई, और जो कि अब लुवास के नाम से जानी जाती है यूनिवर्सिटी, तो उनके जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने कि मेरे को टीच किया और इतना मेरे को इस काबिल बनाया कि आज के दिन मैं HCS में चयनित हो सका। और फिर मैंने JRF के साथ जो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने की हैदराबाद से, तो वहां की जो फैकल्टी स्टाफ जितने भी टीचरगण मेरे को मिले, बहुत ही स्नेह रहा। और मैं बिल्कुल अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि बचपन से लेकर आज तक जितने भी गुरुजन मिले और आज तक भी उन लोगों का मेरे साथ जो अटैचमेंट है और जो उनकी प्रेरणा है, अफेक्शन है, लव है, सपोर्ट है, आज तक भी बना रहा। तो इसीलिए मैं उन गुरुजनों को, और उसके बाद जैसे कि मैं कोचिंग सेंटर से जुड़ा रहा, तो उस जुड़ाव के लिए ही मैं इतने लंबे अरसे तक इस चीज से जुड़ा रहा और शायद ही इस मुकाम को हासिल कर पाया। तो उनको भी मैं अपना श्रेय देना चाहूंगा कि जैसे जितने भी कोचिंग सेंटर्स मेरे संपर्क में हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में, जिनका कि मेरे को समय समय पे जितनी भी चीजें हैं उनका लाभ मेरे को मिला, और मैं भी उनके साथ इंटरेक्शन कर सका। कहीं मान लो चैरिटेबल कोई लेक्चर था तो मैं वहां देने में कोई हिचकिचाता नहीं था। जब भी मेरे को टाइम मिलता तो जॉब के साथ साथ मैं एजुकेशन से भी जुड़ा रहा। तो मेरे लिए शायद एक वो खास बात रही, खास लम्हा रहा, और इसीलिए मैं अपना जो HCS में चयनित होने का श्रेय, एक जॉब के साथ साथ तैयारी करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे जितने भी सेंटर्स है जहां की मेरा प्यार बना हुआ है, जुड़ाव बना हुआ है, जैसे कि कुष्मांडा सेंटर है, बड़ा ही सहयोग रहा हमेशा ही। जब भी मेरे को जॉब के साथ साथ तैयारी करने का इतना मौका नहीं मिल पाता था, नोट्स बनाने का इतना मौका नहीं मिल पाता था, तो मैंने सहयोग लिया सर से, अभी सर से, और हमेशा गाइडेंस मेरे को मिलती रही किसी न किसी, जिस भी रूप में मैंने चाहा। जब भी मान लिया मेरे को कोई ऐसे के नोट्स चाहिए या किसी पर्टिकुलर, मान लिया मैंने सर को बता दिया कि सर कि आज मेरे को ये थोड़ा सा इस फील्ड में हेल्प करनी है, तो मेरे को हमेशा अवेलेबल रहते थे। तो वो बड़ी ही एक सौभाग्यशाली मेरे लिए बात थी, क्योंकि एक जब जॉब में होते हैं आपको जॉब के भी काम करने पड़ते हैं, उसके साथ साथ एजुकेशन से जुड़े रहना वो एक अपने आप में ही बड़ी बात है। और लास्टली कि जो थर्ड यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैं हिसार से पढ़ा, HAU से पढ़ा, हैदराबाद से पढ़ा, जो वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद थर्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि इवनिंग में जब मेरा मान 2016 में इंटरव्यू दिया और नहीं हुआ सिलेक्शन, तब मैंने सोचा कि भी वकालत क्यों ना स्टार्ट कर ली जाए एक थर्ड फील्ड की जगह।
तो उसमें मैंने 2016 में वकालत का एक जो पेशा था, वो वकालत की डिग्री मैंने 2016 में शुरू की और 19 तक मैंने कंप्लीट की। तो उन टीचर्स का, उन फैकल्टी मेंबर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से संबंधित है। और इन गुरुजनों के अलावा एक वर्ग और है जो मित्र वर्ग कहते हैं, मित्र मंडली जो होती है, फ्रेंड सर्कल जो होता है, उनका भी बहुत ही खूबसूरत योगदान रहा, बचपन से ही रहा। हरदीप है जैसे, और स्टेट में भी पूरे स्टेट लेवल पे उन्होंने टॉप किया था। हालांकि उनका अभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे को बड़ा मलाल है कि उनका होना था। उनके साथ साथ रामपाल हैं, सोमदत्त हैं, सुखदेव हैं और राकेश चौहान हैं, तो मेरे बड़े दिल के अजीज हैं। उसके अलावा भी एक बहुत ही लंबी फहरिस्त है जिनको कि शायद काउंट मैं ना कर पाऊं, और मैं क्षमा चाहता हूं उन लोगों से जिनका कि शायद मैं नाम ना ले सका, क्योंकि एक बहुत ही लंबी और बहुत ही क्लोज दिल के, जब भी किसी भी स्वरूप में मेरे को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने उनसे मदद मांगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या कोई पारिवारिक कोई मसला या कोई किसी भी तरह से हो, हमेशा उन्होंने मेरे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। और एक लास्ट और मैं कहना चाहूंगा कि जहां मैं जन्मा, उस जन्म स्थान के भाईचारे को बहुत ही प्रोत्साहित मेरे को रखा, हमेशा अफेक्शन जो लव उन्होंने दिया, जो प्यार मेरे को दिया, उस भाईचारे का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। जो जुलानी खेड़ा भाईचारा है मेरा, वहां से जो मेरा नेटिव गांव है, तो बहुत ही मददगार रहा है यहाँ तक की मंजिल को प्राप्त करने में। उसके अलावा जहां जहां मेरी पोस्टिंग रही, जैसे कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में मेरी स्टार्टिंग पोस्टिंग रही 2007 से, जब मैं इस जॉब में आया वेटरनरी सर्जन के नाते। उसके बाद मैं कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में आया, और जैसे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से मेरा सिलेक्शन हुआ, तो एक लंबी फहरिस्त रही है, और शायद वो काउंटलेस है कि जिनका सहयोग मेरे को मिला, जिनका प्यार मेरे को मिला, इसलिए मैं अपनी सफलता का श्रेय इन सभी लोगों को देना चाहूंगा। ओके, जैसा कि इनके लिए नया साल इतनी खुशियां लेके आए हैं, पहले तो मैं अपने वेलकम करती हूँ सारे स्टूडेंट्स का, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि नए साल में आपको एक गुड न्यूज मिली, तो कैसा आप फील करते हैं आप? एक्चुअली मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रखा है। जैसे ही मेरे को पता चला कि एचसीएस में सिलेक्शन हो गया, और शायद मेरे को कई बार होता है ना कि ये पोस्ट मिल गई, उससे थोड़ा सा दिल को सुकून होता है, लेकिन शायद पोस्ट मिलने का सुकून नहीं है कि जिस चीज में हम सफल होना चाहते थे, हमारा जीवन जो कि एक बचपन से ही मेरा एक सपना था उस चीज को पाने का, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का, तो वहां तक पहुंच पाए। और एक लंबा, वो कहते हैं कि आपकी मंजिल से खूबसूरत आपके रास्ते होने चाहिए, और रास्ते जो थे मेरे को बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही यादगार रहेंगे। एक वेटरनरी सर्जन के होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते, और लास्ट में मेरे को मेरी मंजिल भी मिल गई। कहते हैं कई बार तो मंजिल नहीं मिलती, कई बार रास्ते अच्छे नहीं होते, तो मेरे साथ एक सौभाग्य ही रहा कि दोनों पॉजिटिव रहे, कि मंजिल भी और रास्ते भी दोनों खूबसूरत रहे। ओके, जैसे कि आपने बताया कि आप वेटनरी डॉक्टर रहे हैं, तो उस विभाग में जो अधिकारी थे आपके और कर्मचारी थे, और वो आपकी सफलता में कितना योगदान रखते हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं एक वेटनरी सर्जन के नाते गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल हसनपुर में कार्यरत हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में जो आईसीडीपी है, उनके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं, और एसडीओ जो है डॉक्टर जसवीर, तो इन दोनों अधिकारियों का मेरी सफलता में बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। क्योंकि विभाग में रहते हुए आपको कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं, कई बार अर्जेंसी होती है, तो वो कई लोग नहीं समझ पाते कि यस कि ये उस चीज के लिए प्रयासरत है, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। तो दोनों अधिकारी बिल्कुल ही मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान है, हमेशा समझा है इन्होंने मेरी जो भी विपरीत परिस्थितियां रही कभी भी अगर लाइफ में, तो बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूं दोनों अधिकारियों का। और इन अधिकारियों के साथ साथ सभी वेटरनरी सर्जन्स जो कि कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं उनका, क्योंकि जब भी जिस भी स्वरूप में कहीं कैंप लगा रहे हैं, कभी कोई और मान लिया मेरे को किसी भी रूप में हेल्प है, असिस्टेंट वेटरनरी सर्जन की हेल्प है, तो वो मेरे को हमेशा से मिलती रही। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र की बात नहीं है, क्योंकि हमारे वेटरनरी सर्जन का भाईचारा इतना ज्यादा है कि थ्रू आउट हरियाणा है, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी के पास आउट है, तो वहां से भी
डिस्ट्रिक्ट कैथल में जैसे मैं रहा तो उस टाइम भी वहां के डिप्टी डायरेक्टर, एसडीओज, वेटरनरी सर्जन्स, तो वहां से लेकर आज तक तो इतना ज्यादा एक भाईचारा है, ब्रदरहुडनेस है कि वेटरनरी सर्जन में फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो पूरे हरियाणा के वेटरनरी सर्जन्स में है और वहां से मेरे को प्यार, इस चीज के लिए दुलार कहते हैं कि एक जो मेरा लक्ष्य है वहां तक पहुंचने में उन लोगों का बहुत ही योगदान है। ओके, एक जैसे आप वेटनरी सर्जन थे तो उसके बावजूद भी आपने एचसीएस को ही कैरियर ऑप्शन क्यों चुना? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन एक्चुअली इंटरव्यू पैनल में भी पूछा गया मेरे से, तो उसमें क्या है कि मैंने वही बताया था कि एक वेटरनरी सर्जन होने के नाते ही हमें मौका मिलता है कि उस गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित वर्ग जो किसान वर्ग है उस तक हम अपनी पहुंच बना पाए, उसके घर चूल्हे तक हम पहुंच पाए। तो वहां तक पहुंचना जरूरी था, उन समस्याओं को जानना जरूरी था, क्लोजअप से जानना जरूरी था। तो वो शायद मौका हमें वेटरनरी सर्जन होने के फलस्वरूप ही मिला। और उन समस्याओं को हम जब जान सके तो क्या होता है कि उनको सोल्व भी करना है। तो एक वेटरनरी सर्जन होने के नाते तो मैं सिर्फ उनको एक एनिमल हस्बेंड्री के स्फीयर तक ही सोल्व कर पा रहा था। तो वो मेरे को थोड़ा कचोटता था कि यस, कि मैं अपने आप को ऐसा सक्षम महसूस कर रहा था उस टाइम पे कि यस, कि हम और ज्यादा सेवाएं, और ज्यादा फील्ड में भी सेवाएं, जैसे मेरा जुरिस्डिक्शन है, जैसे प्रेजेंटली 10 गांव का है, तो मैं अपने जुरिस्डिक्शन को, कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाना चाहता था और अपने जो स्फीयर्स ऑफ सर्विस है उसको भी मैं बढ़ाना चाहता था। मतलब लिमिट में बाउंड थे आप? बिल्कुल लिमिट में। एक एनिमल हस्बेंड्री जो सेक्टर है उसी में मैं उनकी मदद कर पाता था, जो रिसोर्सेज थे उसी के थे, जितने भी सब्सिडियां थी या जो भी फैसिलिटीज थी, डेयरी लोन है या कुछ भी है, तो वही एक फील्ड तक ही लिमिटेड था। तो अब मल्टी स्फीयर में मैं उन लोगों को सेवा देना चाहता हूँ। ये जैसे जो सपना है आपका एचसीएस हुए, तो आपके पेरेंट्स का भी सपना रहा है या आपका अकेले का या दोनों का? देखो, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सपना ठीक है कि माँ बाप जब बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म के साथ साथ उनकी जो भी सपने हैं वो भी साथ साथ देखते हैं। ये ठीक है कि आज के दिन मैं थोड़ा ये मानता हूं कि ठीक है, माँ मेरी अनपढ़ है और कोई, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि यस कि अनपढ़ है उसने मेरी मदद नहीं की, बहुत मदद की है। शायद ही कोई पढ़ा लिखा कर सके, शायद ही कोई पढ़ा लिखा कर सके, क्योंकि बचपन से ही उनका भी एक सपना रहा है कि मेरा बेटा बड़ा बने। सीधी सी बात है, हर माँ का, हर बाप का रहता है। मेरे फादर है, मेरे को याद है कि वेटरनरी सर्जन जब मैं लगा था पोस्टिंग, तो पता भी नहीं था, उन्होंने पार्टी सेलिब्रेट कर दी थी ऑफिस में जब मैं लगा था। तो वो खुशी है जो माँ बाप और टीचर, ऐसे दो वर्ग हैं जो शायद ही अपने बच्चों को या दूसरे भी बच्चों को, जैसे टीचर्स होते हैं, कि सफलता जब देखते हैं ना तो वो उनसे ईर्ष्या नहीं करते, और दूसरे कर सकते हैं लेकिन वो माँ और बाप जो है बहुत ही कर ही नहीं सकते। तो वो सपना हमने कह सकते हैं कि साथ साथ देखा, और ठीक है, उनकी मदद से मैंने पूरा किया। बिल्कुल उनका सहयोग मैचलेस है, उन चीजों को हम कभी भुला नहीं पाएंगे, और बहुत ही ज्यादा योगदान है। चलिए, तो आपका बैक रहा एचसीएस बने अभी तक का। आप बताएं, इसमें जैसे आपने एचसीएस का एग्जाम दिया तो उसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से थे, और आप स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें चूज करना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट? जहां तक ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात है तो मेरे दोनों ही साइंस के सब्जेक्ट रहे हैं, और जूलॉजी फर्स्ट ऑप्शनल रहा है मेरा, और वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री सेकेंड ऑप्शनल रहा है। तो दोनों जो मेरे ऑप्शनल हैं वो साइंस के रहे हैं। तो जब भी कोई बच्चा जैसे सिलेक्ट करता है कि ऑप्शनल क्या लेने चाहिए, पहले तो क्या होता था कि जैसे जो अब हमारा हुआ है मेन का एग्जाम, उसमें 2 ही सब्जेक्ट थे। आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा एचसीएस का एग्जाम तो सिंगल रह जाएगा। हाँ, चेंज हो गया है पैटर्न मेन का। तो उसमें हम क्या बात है कि जो आपका बिल्कुल दिल के नजदीक कहते हैं वो सब्जेक्ट अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो उसमें से ही चुनना चाहिए। अगर ठीक है कि आपका बहुत वीक है या किसी तरह से आप नहीं कर पाते तो फिर आप सेकंड ऑप्शनल के रूप में जाएं। उसमें जैसे साइकोलॉजी है, कुछ भी जो भी आपको लगता हो कि बिल्कुल क्लोज है। कई बार कुछ छोटे सब्जेक्ट होते हैं जैसे पबहेड है, सोशियोलॉजी है, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि लिमिटेड सिलेबस होता है। कई बार ये भी होता है कि आप वेटरनरी साइंस आपका सब्जेक्ट है तो ही ले सकते हो, वैसे थोड़ी ले सकते हो क्योंकि 5 साल का पूरा सिलेबस होता है, करिकुलम होता है। अगर आपको गहनता से उस चीज का पूरा ज्ञान है
तभी आप उसको सब्जेक्ट के रूप में उसको अपना सकते हो। अच्छा देखिए, जैसे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर मेंस की करते हैं, फिर इंटरव्यू की, तो आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि रेगुलर मतलब तीनों साइड बाय साइड चलेंगे या पहले प्रीलिम्स करें फिर मेंस और फिर बाद में? देखिए कि एचसीएस एक ऐसा एग्जाम है जो कि बड़ा ही अनसर्टन रहता है। इसमें कि आप थोड़ा सा, मैं चाहूंगा कि एचपीएससी भी इस तरफ थोड़ा ध्यान दे कि एक बिल्कुल जैसे कैलेंडर ईयर होना चाहिए एचपीएससी का। हमें पता होना चाहिए कि प्री एग्जाम कब होगा, मेन कब होगा और इंटरव्यू कब होगा, बिल्कुल डिसाइडेड, जैसे कि यूपीएससी में होता है। लेकिन उसमें खामियां क्या होती है कि कई बार एचसीएस एग्जाम में हमें पता नहीं होती कि प्री कब निकला, फिर मेन कब होगा, मेन कैंसिल हो जाता है, प्री कैंसिल हो जाता है, इस तरह से मान लिया एक्सटेंड हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत रहती है। तो हमें ये करना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है हमारे वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए, रेडी होने चाहिए, लाइन साइड टू साइड। ऐसे नहीं कह सकते कि हम उनकी भी सब्जेक्ट को बाद में तैयार कर लेंगे, परी दे लो पहले, ऐसे नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट भी आप साइड बाय साइड तैयार करते रहो। अगर आपके नए सब्जेक्ट आए तब तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन अगर पुराने भी हैं ठीक है कि उनको एक नोट्स को तैयार करना, प्लान करना कि कब तक ये हो जाएगा, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पर ये तो बिल्कुल ही जैसे मान लीजिए डेट आ जाती है एग्जाम की, उससे पहले भी और उसके साथ साथ भी पूरा यानी उसको स्ट्रेटजी को बहुत ही एक अच्छे तरीके से सुनिश्चित ढंग से हमें बिल्कुल जो पेपर पे लिख के कि यस कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ना है। मेन में जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, जीएस है और 2 ऑप्शनल पहले थे और एक ऑप्शनल अब रहेगा। तो उसमें क्या होता है, इंग्लिश और हिंदी, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि इंग्लिश हिंदी 100 नंबर के हैं, आप उनकी वेटेज देखो कितनी ज्यादा है, इसलिए आप उन सब्जेक्ट्स को पहले ही तैयार कर सकते हो क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्का ना ले। अच्छा, सारे पूरे फुल आप तैयारी आप उनको पहले ही तैयार कर सकते हैं कि वहां तैयार करने का आपको इतना अच्छा मार्क्स मिलेंगे कि जैसे 100 मार्क्स की हिंदी है, अब हिंदी अगर पहले से तैयार कर ली जाए तो उसमें आप हो सकता है 80 स्कोर कर दो, 90 स्कोर कर दो या काफी अच्छे स्कोर लेके आ सकते हो। और अगर एकदम से पढ़ोगे तो आपको वही एवरेज 45-50 नंबर आ गए, हाँ, तो हिंदी स्कोर आएगा तो महसूस नहीं होता। लेकिन वो जब लिस्ट बनती है, आप सिलेक्शन और नॉट सिलेक्टेड यानी वहां फंस जाता है केस। ओके, जैसे कि ये आपका इंटरव्यू आपने दूसरी बार दिया, आपने पहले भी 2016 में इंटरव्यू दिया था, तो जो आप फाइनल सिलेक्शन से रह गए थे आप जैसे पहले, अब आप क्लियर हो गए, तो इन दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो उस टाइम कह सकते हैं कि 2016 में जब मेरा मेन के मार्क्स में जिसका हुआ था उसके साथ 1 नंबर का ही डिफरेंस था, तो वो असफलता मेरे लिए कोई ये नहीं थी कि मैं आगे नहीं दूंगा या इस तरह से, क्योंकि इस चीज को मैं एक थोड़ा सा उदाहरण है हमारे स्कूल का, एसटी स्कूल नरवाना का ही। वहाँ एक स्टूडेंट था, +2 मेडिकल में हम पढ़ रहे थे, तो +2 मेडिकल जैसे ही खत्म हुई, जेबीटी का कुछ निकल गया एग्जाम, तो उस बच्चे ने क्या किया कि जेबीटी का एग्जाम दे दिया और वो पास हो गया और वहां वो सिलेक्टेड हो गया जेबीटी वाला एंट्रेंस क्लियर करके और जेबीटी लाइन में चला गया। तो मैं ये नहीं कहता कि जेबीटी बुरी बात है, नहीं, बहुत अच्छी। मैं जैसे मैंने बताया कि टीचर्स होना इस देश के लिए बड़ी ही प्राउड की बात है, गर्व की बात है। लेकिन क्या होता है कि कई बार वो एक मेडिकल का होनहार स्टूडेंट था, अगर वो मेडिकल लाइंस में जाता है, यूएस करता या और कहीं प्रशासनिक सेवाओं में आते बाद में, अगर वो अपनी इच्छाओं को जिंदा रखते अपने अंदर, तो वो ठीक है कि पूरा देश का नुकसान होता है। वो कहते हैं कि जो शिक्षा है कि पूरे देश के लिए, समाज के लिए शिक्षा से बेहतरीन टूल ही नहीं है। जो एजुकेशन है कि वन ऑफ द बेस्ट टूल है, जो गरीब से गरीब बच्चा भी कहीं से कहीं, कहते हैं कि राजा और जो राजकुमार बनते थे पहले, तो ठीक है एक पुश्तैनी होता था, आजकल एक राजा और राजकुमार बनने का चांस सिर्फ एजुकेशन दे सकती है। बाय एजुकेशन वी कैन गेट दैट थिंग्स। तो ये एजुकेशन जो होती है, लेकिन चांस जैसे कि असफलता आपको डिमोटिवेट कर सकती है। पेशेंस, बिल्कुल धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आप धैर्य रखें उस चीज को और असफलता को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करें, तो वो और ज्यादा बड़ी ऊंचाइयां आपको दे सकती है जीवन में। क्योंकि असफल जब होंगे ना, तो उससे बड़ा आप लेने की कोशिश करेंगे, सीधी सी बात है। जब असफलता आपको मिलती है तो उससे भी बड़ा आप अचीव करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो बढ़ती चली जाएगी ईयर पर ईयर। तो इसीलिए असफलता कोई आड़े नहीं आती, और इसलिए मैंने हमेशा से
उस चीज को पेशेंस के साथ उस चीज को बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल काम आती है आपकी लास्ट ओके। जैसे कि आप ग्रामीण आंचल से जुड़े हैं, आपका बैकग्राउंड जो है ग्रामीण रहा, तो उसको अपनी लाइफ में आप कितना पॉजिटिव नजर से देखते हैं? ग्रामीण अंचल का जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, मेरा जो जन्म है वो जुलानी खेड़ा जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहां हुआ। तो उसके बाद भी हम जैसे पिता की जॉब के कारण जो ट्रेजरी में थे मेरे पिताजी, तो नरवाना चले गए, शिफ्ट हो गए। लेकिन हमारा हमेशा गांव से, हवेली से, उस हवेली से, और आज भी याद है वो दादा की वो हवेली, तो उसमें हम खेला करते हैं। जितने परिवार जैसे टाबर कहते हैं गाँव में, तो वो होते थे, बिल्कुल यादें एकदम से तरोताजा हैं। जब भी 1.5 महीने की छुट्टियों में या वैसे भी जितने भी ब्याह शादियां होती है, तो उसमें जाना, 10-10 दिन पहले जाना, 20-20 दिन पहले जाना, तो वो एंजॉय और वो गांव के लोगों से जुड़ना, क्योंकि वो आपको कभी भुला ही नहीं सकते। तो आप भी बहुत उनको बड़ा कभी भूल ही नहीं पॉजिटिव सकते। इफेक्ट है कि गांव के बच्चे, जैसे कि आज आप यहाँ बैठे हैं हमारे पास, जी। तो वो कोई उनका माइनस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको इतनी ताकत देते हैं ना अंदर से, कि जैसे मेरे को लगता है कई बार कि यस कि इस पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए, लेकिन वो जो पुश देते हैं ना, वो बड़ी बात होती है। जैसे फिर एक वेटरनरी सर्जन होने के नाते जहां भी मैं रहा, जसवंती रहा, तो जसवंती गांव में मेरी पोस्टिंग रही कैथल डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां के जो लोग, मैं मानता भी हूं कि मेरा दूसरा गांव जुलानी खेड़ा के बाद अगर देखता हूं तो मैं जसवंती को देखता हूं। और उसके बाद अब जहां अब पोस्टिंग है मेरी हसनपुर में, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां के जो सरपंच है, जो बलजीत जी हैं और जितने भी हैं, तो वहां ग्रामीण लोग, उनसे इतना जुड़ाव हो जाता है, इतना अपनापन मिलता है, उनकी कोई रीस नहीं कह सकते हैं कि। तो वो आपको बहुत ही स्ट्रेंथ देता है, बहुत ही एनर्जी देता है। और यस कि उन्हीं के लिए काम करने का आपका एक मन जो बनता है, तो बिल्कुल एक कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ, वो बहुत ही एनर्जी। कहते हैं कि किसी काम को या किसी अपना एम जो होता है ना, उसको अचीव करने के लिए एनर्जी जरूरी है, और एनर्जी आपको कहीं ना कहीं से मिलनी जरूरी है, और सोर्स ऑफ एनर्जी वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो ठीक है, मेरे लिए ग्रामीण अंचल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक पूरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से मिलकर, बिल्कुल उनकी सेवा करके उनका बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, जैसे आपने एचसीएस की प्रिपरेशन की, तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की? देखो, थोड़ा ये जो क्वेश्चन है, कई बार मेरे को इस प्रिटेक्स्ट में देखता हूँ इसको मैं, कि जैसे मान लिया कोई एक बच्चा है, प्लेग्राउंड में बैठा है, खेल और सोच रहा है पढ़ाई की, लेकिन प्लेग्राउंड में बैठा है, सोच रहा है पढ़ाई की, कि कैसे मेरे को पढ़ाई करनी है, कैसे मेरे को रूपरेखा बनानी है कल जाके, कि कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा। तो वो उसका वहां पढ़ाई का ही टाइम है। और कोई बच्चा बैठा है कि टेबल पे, पढ़ाई की टेबल पे सोच रहा है कि कैसे मेरे को खेलना है, कब दोस्तों के पास जाऊंगा, तो उस टेबल पे बैठने का कोई औचित्य नहीं है मेरे मुताबिक। लेकिन पढ़ाई ये होनी चाहिए कि यस, थॉट में चलती है चीजें। तो जब भी कोई एम होता है, अगर आपके थॉट में है ना, तो हाफ तो जंग आपने वहीं जीत ली। अगर हर टाइम आपकी थॉट में, चाहे जो मर्जी काम करो, लेकिन आपको एम हमेशा आपके दिमाग में रहे ना, सोच एकदम से रहे। जैसे कि कई बार होता है कि आप सपना देख रहे हैं, सपने में आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो सपने में ही आपके क्या होता है कि पसीने आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि आत्मसात कर लिया आपने उस चढ़ाई को, उस मान कठिन काम को आत्मसात कर लिया, जिसके कारण की क्या होता है, जो पसीना आ जाता है आपके माथे पर। यानी क्या है कि उसको बिल्कुल आत्मसात करना है हमने पढ़ाई को। जब भी आप टेबल पे बैठे हैं, पढ़ाई की टेबल पे, तो पढ़ाई के बारे में ही सोचना है। और जब भी आप मैदान में हो, चाहे मैदान में हो, बैठे हो, ठीक है, रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई के बारे में वहां भी बैठ के सोच लो। कोई ये नहीं कहेगा कि 5 घंटे पढ़े हैं सिर्फ तुमने, वहां वो भी पढ़ाई के हिस्से में ही काउंट होंगे। तो ये एक डिफाइन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना हो सके, कि मैं ये कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट के साथ, पूरी एक जुनून के साथ, और पूरा एकदम 100% दे के ही पढ़ना चाहिए बच्चों को। और एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे आजकल क्या होता है कि ये मोबाइल जो इसको पॉजिटिव यूज में किया जा सकता है। जैसे यूट्यूब के वीडियो हैं, वो बहुत अच्छे से आपके मित्र बन सकते हैं। यूट्यूब में से जितना भी जानकारी आपको जो भी चाहिए, तो वहां से बहुत ही इजी रूप में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी जैसे जॉब कर रहा है, या कोई स्टूडेंट है, मान ले कहीं चला गया, दादा के घर, दादी के घर, तो वहां भी उस चीज को एकदम से, मान ले अगर किताबें में नहीं है उसके पास, तो वो उससे जुड़ा रह सकता है। तो वो भी एक बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी उस चीज में। ओके,
जैसे आपका मीडियम एचसीएस एग्जाम में हिंदी रहा, जी, तो मेरा मोस्ट इंग्लिश रहा वैसे। अच्छा, इंग्लिश। करेक्ट कर दूं। ओके, कोई बात नहीं। तो आप मतलब जैसे हमारे पास बहुत क्वेरीज आती हैं कि हम हिंदी मीडियम लें या इंग्लिश लें, जबकि स्टूडेंट वो हिंदी मीडियम के होते हैं, पर उन्हें ये एक वहम होता है कि नहीं इंग्लिश मीडियम वाले ही क्लियर करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि मीडियम कोई इसमें अहमियत रखता है सिलेक्शन में? नहीं, देखो मेरे हिसाब से मीडियम की कोई ज्यादा विशेष अहमियत नहीं है। और हिंदी में आपके ठीक है विचार क्लियर होने चाहिए, थॉट्स क्लियर होने चाहिए कि एक विषय के प्रति जो है जानकारी पूर्ण होनी चाहिए, तथ्य बिल्कुल एकदम से क्लियर होने चाहिए। तो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, तो इस चीज का कोई अंतर विशेष नहीं पड़ता। ठीक है, कई का बाहर क्या होता है कि कुछ साइंस के बच्चों के नंबर ज्यादा आ जाते हैं, मान लिया कोई मैथ का विषय है, अब उसमें स्केलिंग की भी डिमांड चल रही है एचपीएससी में, देखो क्या होता है। बाकी कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता कि आप हिंदी ले सकते हैं और आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपका जो इंटरव्यू था वो कौन से बोर्ड में था, कितने पैनल थे, थोड़ा इंटरव्यू के बारे में डिटेल बताइए। जी, जैसे मैंने 2000 इंटरव्यू के बाद 16 के इंटरव्यू के बारे में बात की आपने, तो उस टाइम एक ही पैनल था। जैसे जो 9 के 9 जो एचपीसी के मेंबर्स हैं एक ही पैनल में बैठे थे, तो उन्होंने ही मनबीर भड़ाना जी चेयरमैन हुआ करते थे 2016 में, तो वहां सिर्फ एक ही पैनल था। तो अब की बार जो है सरकार ने क्या किया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए तो 9 पैनल बनाए with 1 member and 2 senior bureaucrats and 1 psychologist। तो इसमें 4 का जो एक मेंबर्स का पैनल बन गया। तो वो 9 पैनल थे, तो मौके पे ही आपको पता लग रहा था कि वो टोकन सिस्टम से था कि आपको रोल नंबर्स नहीं लेके जाने, नहीं बताने और ना ही आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने। जो भी पैनल है उसके सामने नहीं बताना कि नाम क्या है और कौन से शहर से आप हो, पैनल को बताना ही नहीं था। वो सिर्फ इसलिए किया गया कि ट्रांसपेरेंट रहे। इंटरव्यू जो प्रक्रिया हमेशा कई बार सवालों के घेरे में रहती है कि यस एचसीएस में जो सिलेक्शन है, तो सरकार ने बड़ा ही फुल प्रूफ तरीके से अब की बार जो है इस चीज को पेश किया कि 9 पैनल बनाए। अब जो बच्चा है, जो कैंडिडेट है एचपीएससी का एस्पिरेंट है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे को किस पैनल में जाना है। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसको पता चलता है कि यस। और मेरा जो इंटरव्यू रहा वो राजेश वैद जी जो है एचपीएससी के मेंबर, तो उनके पास था, उनके पैनल में था। फेयर रहा इस बार इंटरव्यू? बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक और पहलू बताती हूँ मैं, आपने अभी हाल ही में 2019 में वकालत भी की है, ठीक है, तो काफी मतलब एजुकेशन आपके पास है, तो आपको कैसे विचार आया कि आप तैयारी एचसीएस की कर रहे हैं और बीच में आपने लॉ भी की और वेटनरी डॉक्टर भी रहे, उसके बावजूद आपने लॉ भी ली? एक्चुअली क्या हुआ कि 2016 में मेरे एक इंसिडेंस याद है कि मैंने वकालत का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, तो उसमें मैं 10 मिनट लेट हो गया, बल्कि मैं देने जा रहा था। वो डॉक्टर दबास मेरे को बाहर मिल गए, मेरे क्लासमेट है, उमरी वेटरनरी सर्जन है, तो वो बोले कि बिठाड़ मिला यार एचसीएस का इंटरव्यू दे, क्यों यहाँ क्यों आ गया वकालत का वो एंट्रेंस देने। मैं बोले दे लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। हाँ मिल रहे, डॉक्टर सुशील मलिक है हमारे, वो एसडीएम अभी कमिश्नर है हमारा में, तो वो भी आए। हाँ अपने मित्र से भी मिल लेना अंदर, ठीक है। तो वहाँ क्या हुआ कि 2016 में मेरा एचसीएस का, तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि रह गया था इंटरव्यू में, तो वहां मेरा सिलेक्शन हो गया कि एलएलबी की क्लासेस में, एलएलबी में हो गया। तो वो इवनिंग क्लासेस में जैसे मैंने 2019 में कंप्लीट की, तो वहां क्या हुआ कि मेरे को मौका मिला उन महान लोगों से मिलने का, वो महान पर्सनैलिटी जो सक्सेसफुल थी अपनी लाइफ में, उनसे मिलने का। जैसे बलदेव सेतिया जी हैं, जिक्र करना चाहूंगा, डीन जो एनआईटी के, और राकेश आर्या जी थे जो एसपी रोहतक के, और सचनोई जी थे और एसपी जैन एसएसपी। तो और भी बहुत सारे जो ऐसी लिस्ट है, जैसे एक्सन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और डिग्निटरीज की एक लिस्ट हमारे इवनिंग की क्लास में थी। तो वहां जो इंटरेक्शंस हुआ, ब्रिगेडियर पांडे जी हैं स्काइट्स के, तो वो एक बहुत ही अपने आप में एक अलग ही तरह का अनुभव था। इवनिंग क्लास में जाना 5:30 बजे ऑफिस टाइम के बाद, तो वहां पे इंटरेक्शन करना, उन लोगों से मिलना, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बातें सुनना, तो वो बड़ा ही एक वैसे भी रिफ्रेशिंग रहता था। और जब भी उनसे बात करते थे बहुत कुछ
कुछ सीखने का था उनके पास, उन लोगों के पास इतना कुछ सीखने का था कि जैसे मेरे को याद है दिलीप जी चेयरमैन हुआ करते थे लॉ डिपार्टमेंट के, वो भी कहते थे कि वहीं जैसे जो उनके ऑफिस में बिठा के कि ठीक है आप लोग यहीं बैठ जाइए और यहीं ब्रीफ कर देते हैं और आप एक एक लेक्चर प्रेजेंट कीजिए, वो कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स का या जो सब्जेक्ट्स होते थे हमारे लॉ के उनके एक एक विषय हमें ही दे देते थे। तो वो एक बहुत ही फ्रेंडली, कहते हैं कि वहाँ की जो फैकल्टी है बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही नॉलेजफुल, और उनका एक बहुत ही सराहनीय योगदान, और फ्रेंड्स का भी विक्रम जी है कुरुक्षेत्र से ही है, बल्कि मेरे को आज भी याद है कि जैसे जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं कर रहा था तो ड्रेस लेनी थी मेरे को, तो ड्रेस सिलेक्शन में काफी योगदान रहा है विक्रम जी का। तो वहां कह सकते हैं कि यस कि बहुत कुछ सीखने का मिला एक वकालत के फील्ड में। और प्रेजेंटली अगर मैं उसको देखूं कि लॉन्ग रन में मैंने वो भी देखा था कि अगर एचसीएस हो जाता हूं तो उस फील्ड में, मेरे उस फील्ड में जैसे कि अब रेवेन्यू कोर्ट अगर मेरे पास होगी तो वहां पे वकालत मेरे काम आएगी, डेफिनेटली बहुत काम आएगी। तो एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट की पावर होगी तो वहां पर वकालत काम आएगी। और ठीक है, रिटायरमेंट के बाद भी एक ऑप्शन रहेगा मेरे पास। काफी सारे ऑप्शन है आपके पास। कोई जैसे आपका स्कूल टाइम से ही आपकी ये क्या रैंक रही है, आपकी पढ़ाई में कैसे रहे आप स्कूलिंग जो आपकी थी? एक्चुअली स्कूलिंग बहुत ही अच्छी रही है। सुशील जी हुआ करते, मेरे को आज भी याद है, पतराम नगर ब्रांच जो एसटी स्कूल नरवाना में। तो फिर हमें 9th के बाद बड़े स्कूल में जाना था, एसटी स्कूल कहते हैं। वहां मेरे को आज भी याद है कि जो प्रिंसिपल थे उनके पास वो गए बड़े फकर से मेरे साथ कि लो सर ये हमारे टॉपर्स है, यानी जो पतराम नगर ब्रांच के टॉपर है, यानी क्योंकि उन्होंने बताया कि ये बच्चा ऐसा है जो कभी भी 9th तक फर्स्ट क्लास यानी फर्स्ट पोजीशन से इसकी नीचे पोजीशन नहीं आए। तो उनसे कहने लगे प्रिंसिपल सर से कि इनकी मिनिमम फीस लगनी चाहिए और मिनिमम होना चाहिए सब कुछ। तो जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने सतीश जी जो क्लरिकल स्टाफ में थे उनको बुलाया और उनसे पूछा कि सतीश जी ये बताइए हमारे स्कूल में कम से कम कितनी एडमिशन फीस हो सकती है। तो वो थोड़ी देर बाद आए, उन्होंने बताया कि सर 50 रुपए मिनिमम फीस हो सकती है। और उस टाइम मेरे को यार 1250 रुपए लगते थे एडमिशन के, और फुल फी कंसेशन पूरे साल की फीस माफ आगे की, और पूरे 50 रुपए में मेरा एडमिशन हुआ था एक टॉपर होने के नाते। तो ये मेरे लिए और मैनेजमेंट के लिए मैं कहूंगा कि यस उस टाइम की जो भी मैनेजमेंट थी और आज जो है वो ऐसे बच्चों की मदद करनी भी चाहिए जो टॉपर्स है या किसी रूप से मान लिया अगर और कोई वंचित है तो उनकी मदद करनी भी चाहिए। तो मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया करना चाहूंगा। जैसे प्रशासक के रूप में आप किस वर्ग को ज्यादा अहमियत देना चाहेंगे इन फ्यूचर आप? जैसे कि मेरा एम हमेशा अभी भी वेटरनरी सर्जन के नाते एक गरीब शोषित जो वंचित पीड़ित वर्ग है जैसे किसान वर्ग है, यस कि उन्हीं को मैं पहले भी अहमियत देता आ रहा हूँ और आगे भी एक प्रशासक होने के नाते एडमिनिस्ट्रेशन में होने के नाते भी वही वर्ग जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, चाहे महिलाएं हैं, गरीब वर्ग है, जो भी इस तरीके से हैं, तो उनकी मदद करना हमेशा मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में रहेगा। जैसे आपने इतनी एजुकेशन ली है तो आपको क्या लगता है कि एक ऑफिसर इतना एजुकेटेड होना चाहिए या नॉर्मल एजुकेशन में काम चल सकता है, या इसका बेनिफिट ज्यादा रहेगा आपको कंपैरिजन टू अदर? अगर कोई सिंपल ऑफिसर है जिसने नॉर्मल एक ग्रेजुएशन की है कुछ है और आपने जैसे इतनी सारी डिग्री ली है, आप मास्टर रहे हैं अपने स्कूल टाइम से ही, तो इसका आपका इन फ्यूचर में मतलब आपके काम में कितना पॉजिटिव इफेक्ट है, आपकी एजुकेशन का क्या रोल रहेगा? देखिए जैसे एजुकेशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर कोई ये ग्रेजुएट होना भी अपने आप में बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरह से काम आके जा सकते हैं, यस कि वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेरे से भी अच्छा बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन होना एक बात है, कम ज्यादा होना दूसरी बात है। और शायद कोई इसका कोरिलेट हम नहीं कर पाएंगे इस तरह से कि यस कि ग्रेजुएट कम वो हो सकता है। हाँ कि मेरी डिफरेंट स्फीयर्स में एजुकेशन रही है, जैसे कि मेरा जुड़ाव एक वेटरनरी साइंस से रहा, वेटरनरी सर्जन होने के नाते। मैंने ग्रेजुएशन मेरी जो एचवी हिसार से की, पोस्ट ग्रेजुएशन जो है हैदराबाद से की जेआरएफ के साथ, जैसे मेरा पीएस कैटेगरी में 2nd रैंक आया। तो वहां के बाद एक वेटरनरी सर्जन रहा, और ठीक है कि एक
डिफरेंट फील्ड में, जैसे वकालत के फील्ड में भी मैंने 2016 में एडमिशन लिया, 19 में मैंने वो कंप्लीट किया, और अब प्रशासनिक जो सेवाएं हैं तो हरियाणा की, तो उसमें मेरा एंट्री हुई है 2019 में। तो ठीक है कि डिफरेंट फील्ड है, और एक और बड़ा वर्ग है जैसे कि एजुकेशन का, जो कि मेरे मुताबिक बहुत ही सुंदर और सबसे इम्पोर्टेंट ये फील्ड है एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है समाज के लिए, समाज की सेवा के लिए। अगर ये टूल आपके पास है तो यस कि आप बहुत लंबे जा सकते हो, बहुत दूर तक आप लोगों की सेवाएं कर सकते हो, क्योंकि समाज को शिक्षित करना, शिक्षित होना, समाज का शिक्षित होना अपने आप में ही एक प्रॉब्लम को, समस्याओं को खत्म करने का एक बेहतरीन तरीका है। और वो इस वर्ग से, इस फील्ड से मैं जुड़ा रहा, ये भी मैं अपने आप को एक सौभाग्य ही मानता हूँ कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, और जो भी मेरे संपर्क में टीचर्स हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, वो अगर मेरे से आए, जुड़े रहे, तो उन्हीं की बदौलत ही आज मैं एजुकेशन को भी अपने आप में, मेरे दिल में उसको जिंदा रख सका और मेरे सपने को भी साकार कर सका। तो बहुत ही एजुकेशन ने हमेशा से ही एक बहुत ही मेरे कह सकते हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और आगे भी शायद मैं इससे जुड़ा रहूंगा एजुकेशन से, और एक प्रशासक होने के नाते भी। और ठीक है कि एजुकेशन का मेरे एक दिल में अलग जगह है, वो मैं बिल्कुल उसकी जो है समाज को जिस भी स्वरूप में जरूरत पड़ेगी मैं अवेलेबल रहूंगा अपनी सेवाओं के साथ। इसी के साथ हम थैंक यू करते हैं डॉक्टर अनिल का, जो हाल ही में HCS हुए हैं। तो आप देखिए, मेहनत करने से और अच्छी एजुकेशन पाके आप भी अगली बार यहाँ मेरे पास हो सकते हैं। तो आपने काफी कुछ सीखा होगा इनसे कि एजुकेशन जो है कभी भी जाया नहीं होती है। तो आप भी मन लगा के मेहनत कीजिए और पेशेंस रखिए, एक बार नहीं होगा आपका, दूसरी बार सिलेक्शन होगा, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आपको भी बेस्ट ऑफ लक आगे इन फ्यूचर के लिए, आप और प्रमोशन हो और बड़ी तरक्की करें। और न्यू ईयर जैसे इनके लिए इतनी सारी सौगात लाया है, सारे कैंडिडेट्स जो अभी पढ़ रहे हैं और अभी हाल ही में एग्जाम देंगे, उनके लिए भी नया साल हो और उससे अगला साल कभी ना कभी आपके लिए भी खुशी लेके आएगा। तो थैंक यू डॉक्टर अनिल। थैंक यू, और मैं भी बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, और हैप्पी न्यू ईयर मैं भी अपनी तरफ से 20 और शुभकामनाएं सभी स्टूडेंट वर्ग को, सभी मेरे गुरुजनों को, सभी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की इस 2020 में आप बहुत ज्यादा तरक्की करें, उन्नति करें, और सुख और समृद्धि आपको प्राप्त हो, और स्वास्थ्य आपका बहुत ही अच्छा रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत ही धन्यवाद आपकी दुआओं के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके जितना भी लव अफेक्शंस या जुड़ाव मेरे से रहा है और फ्यूचर में रहेगा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। कुष्मांडा IAS HCS Academy for success।